हेलो स्टूडेंट्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों पे रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, है ना। चैप्टर 6 है यूनिट 1 ऑफ सी ए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। Quickly, we will recap what we have studied till now, and we will go forward with few concepts, and we gonna discuss few illustrations as well for the first time in this chapter. All right. तो हमने पहले ये देखा था कि दो पार्टीज होते हैं, दो पार्टीज में या तो कैश सेटलमेंट हो सकता है या तो क्रेडिट सेटलमेंट होगा। क्रेडिट सेटलमेंट होगा तो या तो ओरल प्रॉमिस होगा या तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी सेटलमेंट कर सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटन प्रॉमिस है। रिटन प्रॉमिस जिसमें अनकंडीशनल राइट किसके पास आएगा? ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पास अनकंडीशनल राइट आएगा, ठीक है। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड कब होता है? जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर ले। ड्रॉई एक्सेप्ट कर ले, सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, है ना। ये बेसिक फीचर्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, राइट। तो हमने यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखी, की फीचर्स देखा, डेटेड होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमने सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो डेट मेंशन्ड होता है, डेट जो मेंशन्ड होता है वो ड्रॉल का डेट रहेगा और एक्सेप्टेंस का डेट रहेगा। ड्रॉल का डेट रहेगा और एक्सेप्टेंस का डेट रहेगा। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन जाकर ड्रॉअर पैसा मांग सकता है, किस दिन जाकर ड्रॉअर पैसा मांग सकता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ता है। दो टाइप का ड्यू डेट हो सकता है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो होता है, दैट इज रेलिवेंट इज लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट में आपका लीगल राइट आ जाता है पैसा मांगने का। तो पहले हम सीखे थे नॉमिनल ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉमिनल ड्यू डेट में हमें देखना है बिल्स का टाइप क्या है। बिल्स का टाइप क्या है? आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है? आफ्टर डेट मतलब आप डेट ऑफ ड्रॉल से देखेंगे। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉल से देखेंगे। और आफ्टर साइट में आप कहाँ से देखेंगे? आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। जितना भी डेज दिया हुआ, 60 डेज है, 3 मंथ्स है, 1 मंथ है, वो ऐड कर दो। और लीगल डेट ड्यू डेट पहुंचने के लिए आपको 3 ग्रेस डेज भी ऐड करना पड़ता है। 3 ग्रेस डेज ऐड करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई पब्लिक हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडे है क्या। पब्लिक हॉलीडे है तो आपको प्रेसिडिंग डेट लेना पड़ता है, और अगर आपका इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपको सक्सीडिंग डेट लेना पड़ता है। द रीजन बिंग, पब्लिक हॉलीडे आपको पता है पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश रहता है। इमरजेंसी हॉलीडे आपको कभी भी एडवांस में पता नहीं रहेगा। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देखा था, राइट स्टूडेंट्स। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखा था? कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई चीज़, इवेंट आउट ऑफ इंडिया होते रहता है। कोई ना कोई इवेंट आउट ऑफ इंडिया होते रहता है, जिसका हमने नोट्स भी लिख लिया है। तो वो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो वो इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बेसिकली लोकल इनसाइड इंडिया वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। फिर हो गया रजिस्टर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमने देखा रजिस्टर्ड एंड बियरर। रजिस्टर्ड जिसपे नाम लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें पता है कि किसको पे होगा, किसको पे होगा, उसके अलावा किसी और को पे नहीं हो सकता है। बियरर में जो भी, जिसके पास भी वो होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसे पे हो जाएगा, उसे पे हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। ट्रेड जिसमें आप कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करते हो, अकोमोडेशन हमने देखना है अभी, ठीक है। सो हैव पेशेंस, हम एकोमोडेशन भी देखेंगे। एंड देन लास्टली डिमांड, जो आप जब भी पैसा मांगोगे ऑन डिमांड आपको पैसा मिलेगा। अगेन इज टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका एक पर्टिकुलर टर्म रहेगा। टर्म कुछ भी हो सकता है, 10 डेज, 15 डेज, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है आपका टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। उसमें आपको दो टाइप होता है, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, राइट। उसके बाद हमने कैलकुलेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। कुछ एग्जांपल्स में आपको 2-3 जो की पॉइंट्स क्या था कि आपको जो ध्यान में रखना है की पॉइंट्स, कि आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो अगेन आपको वो ध्यान में रखना है, लीगल ड्यू डेट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 ग्रेस डेज आपको ऐड करना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका ड्यू डेट आ गया तो आप चांसेस है कि आप एक पब्लिक हॉलीडे को मिस कर दो। पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि जो कॉमन पब्लिक हॉलीडेज है वो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ना भी दे, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब पब्लिक हॉलीडे आपको कॉमनली याद रखना है। ये सब डेट्स चेंज होते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दीपावली इज अ पब्लिक हॉलीडे, बट इसका डेट चेंज हो सकता है, तो ये आपको याद नहीं रखने, वो क्वेश्चन में देगा। बट 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब चेंज नहीं होता है। तो ये सारे डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में अगर आपका आंसर लेट्स से 15 अगस्त आ रहा है तो आपको 14 अगस्त करना पड़ेगा, राइट। आपको संडेज याद नहीं रखने, मतलब किस किस दिन साल में संडेज पड़ रहा है वो आपको याद नहीं रखने हैं। अगर आपको
क्वेश्चन में संडेज है तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि इस दिन को ये संडे पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज अगेन सेकेंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। थर्ड, कि आप 1 मंथ को 30 डेज के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं मानोगे। 1 मंथ को 30 डेज के इक्विवेलेंट नहीं मानोगे। 30 डेज होता है, 1 मंथ होगा। एक हमने और एक देखा था कि अगर 29 जनवरी को बिल ड्यू हो रहा है, सॉरी 29 जनवरी को बिल आपने ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया 29 जनवरी को, विच इज़ ड्यू आफ्टर 1 मंथ, और नेक्स्ट मंथ में 28 दिन का फेब्रवरी है, मतलब लीप ईयर नहीं है, 28 डेज फेब्रवरी है। तो आपको उसमें 1 मार्च नहीं लेकर जाना है, आपका जो लास्ट डेट होगा 28 फरवरी होगा, उसमें आप 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे। तो जस्ट कीप इन माइंड, मतलब आपको 1 मंथ को 30 डेज नहीं मानना है। 1 मंथ को 30 डेज मानोगे तभी वो 29 जनवरी आपका 1 मार्च को चला जाएगा। बट आप 1 मंथ को अगर 1 मंथ जैसे सोचोगे तो 29 जनवरी हो, चाहे 30 जनवरी हो, चाहे 31 जनवरी हो, आपका 1 महीने 2 मंथ के लास्ट डेट को ही कंप्लीट होगा, दैट इज 28 फरवरी। तो ये एक की पॉइंट था जो आपको रिमेंबर रखना है हमेशा, ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि नंबर ऑफ डेज इन पर्टिकुलर मंथ कैसे याद रखते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ कैसे याद रखते हैं। हमने देखा था कि जो जितने भी एक मुट्ठी को बंद करो और जितने भी हाईज हैं, जो भी हाई वाले मंथ हैं वो उसका 31 होगा, और जितने भी लोज वाले मंथ है वो 30th होगा, एक्सेप्ट फॉर फरवरी में लीप ईयर में, फरवरी का लीप ईयर में 29 डेज होगा, नॉन लीप ईयर में 28 डेज होगा। लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ईयर का लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, जैसे कि 2020 में लास्ट 2 डिजिट क्या है 20, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, राइट। जैसे कि 2016 लास्ट 2 डिजिट क्या है 16, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट 4, है ना। तो ये सारे लीप ईयर है। बट 2017 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसमें फरवरी में 28 डेज होगा। फिर हम अल्टीमेटली आ गए थे अकाउंटिंग एस्पेक्ट में पहले कुछ बेसिक एंट्रीज होगी। बेसिक एंट्रीज, आपने सेल और परचेज कर लिया तो आपने डेटर और क्रेडिटर का एंट्री डाल दिया। फिर आप ड्रॉअर क्या करता है, ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करके भेजता है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जो राइट टू रिसीव है वो डेटर से कहाँ ट्रांसफर कर देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर वाले एंट्री पास कर देगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, चाहे लेट से यू कैन से बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई पास कर देगा, राइट। जब ड्रॉई को मिलता है, जब एक्सेप्टेंस दे देता है, तब ड्रॉई अपना एंट्री पास करता है। ड्रॉई अपना एंट्री एक्सेप्टेंस के बाद एंट्री पास करेगा। तो वो एंट्री क्या पास करता है, वो पास करेगा ड्रॉ टू बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक एंट्री होने के बाद फ्यूचर में हमने कुछ 4 सिनेरियो देखे थे कि फ्यूचर में 4 तरीके से वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेटलमेंट हो सकता है। एक तो क्या हुआ, जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर जो है वो होल्ड कर ले टिल मैच्योरिटी। ड्रॉअर अगर टिल मैच्योरिटी होल्ड कर लेता है तो अगेन 2 केस होता है कि मैच्योरिटी पे जाएगा तो या तो जो ड्रॉई है वो बिल्स को ऑनर कर दे या डिसऑनर कर दे, ठीक है। अगर ऑनर करेगा तो सीधा साधा आपको पैसा मिलेगा और आप बिल्स रिसीवेबल को सेटलमेंट करोगे। तो बिल्स रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दोगे और आपको पैसा मिल जाएगा, दैट इज फॉर ड्रॉअर। ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, वो भी बिल्स पेबल को रिवर्स करेगा, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा और उसके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल केस हो गया ऑनर वाला। डिसऑनर वाले केस में क्या होता है, डिसऑनर वाले केस में जो राइट टू रिसीव आपने पहले ट्रांसफर कर दिया था, डेटर टू व्हाट, डेटर से आपने बिल्स रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दिया था, तो आपने एंट्री क्या पास करा था, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। आप वापस से उसको रिवर्स कर दोगे, उसे रिवर्स कर दोगे और क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ड्रॉई पे आपने राइट टू रिसीव अगेन ट्रांसफर कर दिया। ड्रॉई इज नन अदर देन योर डेटर, वो डेटर ही है। आप ड्रॉई बोल लो चाहे आप डेटर बोल लो, बात सेम ही है, पर्सन सेम ही है, राइट। आप पहले तो राइट टू रिसीव ट्रांसफर कर देते हो, जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट टू रिसीव ट्रांसफर करने के बाद क्या करते हो, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटरी पब्लिक रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करने के बाद अगर वापस पैसा नहीं मिलता है, रिप्रेजेंट करने के बाद वापस पैसा नहीं मिलेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह बनाने के बाद आपके पास लीगल एक्शन का राइट आता है। नोटरी फीस जो होगा, नोटरी फीस पे तो ड्रॉअर करेगा, बियर ड्रॉई करेगा। तो एक्सपेंसेस किसके अकाउंट में आएगा, एक्सपेंसेस आएगा ड्रॉइंग में, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर, और ड्रॉअर के बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा ड्रॉई टू बैंक आ जाएगा, है ना।
दूसरा हमने केस क्या देखा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या है कि आपके पास बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, आप बिल्स को आप बैंक को एज एन एजेंट अपॉइंट कर लेते हो। बैंक को अगर आप एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, बैंक को अगर आप एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, इन दैट केस अगर बैंक को आप एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहे हो तो आप बिल्स एक एंट्री डालते हो। अब ये देखो, ये जितना भी केस है इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफेक्ट होता है, ड्रॉई का बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज चलता है। आपको ये ध्यान रखना है, ड्रॉई को इफेक्ट नहीं होता। आप कुछ भी अपने एंड पे कर रहे हो तो अनलेस ड्रॉई इज अ पार्टी टू ट्रांजैक्शन, ड्रॉई का बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं डलेगा, ड्रॉई के बुक्स में अपना नॉर्मल ही एंट्री डलेगा। तो जब आप बिल्स भेजते हो बैंक को तो क्या एंट्री पास करोगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल से आप ट्रांसफर राइट टू रिसीव कहाँ कर देते हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का एक एंट्री पास कर देते हो। और ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे आपको पैसा आ जाएगा बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये तो तब हो गया जब आपको ऑनर हुआ, ये तो तब हो गया जब आपको ऑनर हुआ। अगर आपका बिल्स डिसऑनर हो जाए, अगर आपका बिल्स डिसऑनर हो जाए, इन दैट केस बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला एंट्री तो सेम ही आ जाएगा। बट अगर आपका डिसऑनर हो जाए तो बिल्स सेंड टू कलेक्शन, जिसमें अभी आप रिसीवेबल दिखा रहे थे, आपको ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा ड्रॉई पे। तो ड्रॉई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ड्रॉई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, ड्रॉई अपने बुक्स में सेम एंट्री डालेगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉर। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि बैंक इज विटनेस, आई विटनेस कौन है, बैंक। तो बैंक रिकवर करेगा ड्रॉर से, बैंक रिकवर करेगा ड्रॉर से, ड्रॉर रिकवर करेगा ड्रॉई से, बैंक रिकवर करेगा ड्रॉर से एंड ड्रॉर रिकवर करेगा ड्रॉई से। हमने एंट्रीज भी देख लिया, राइट, एंट्रीज भी देख लिया। इसका हमने कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी देखे थे। उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद बैंक क्या होता है, आपको इमीडिएट फंड्स जनरेट करने में हेल्प करता है, इन दैट केस व्हेन बिल्स इज डिस्काउंटेड में आप क्या एंट्री डालोगे, आपको पैसा आ जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ लगते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस, और आपका टू चला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रांजेक्शन, तो आप ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं जाएगा। अगर ड्यू डेट पे जाके बिल्स ऑनर हो जाए तो ड्रॉर के बुक्स में कोई भी बिल्स अब आ ही नहीं रहा है। तो अगर जाकर ड्यू डेट पे ऑनर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ड्रॉई के बुक्स में एंट्री आएगा, दैट इज बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक। अगर ड्यू डेट पे जाकर डिसऑनर हो जाता है, बिल्स ड्यू डेट पे जाकर डिसऑनर हो जाता है, वहाँ पे समस्या आएगा। वहाँ पे क्या समस्या आएगा, ड्रॉर के बुक्स में क्या एंट्री आएगा, ड्रॉर को रिवर्स करना पड़ेगा, ड्रॉर को बैंक को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को ड्रॉई से पैसा नहीं मिला है, तो बैंक आ जाएगा ड्रॉर के पास में, तो ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉर कर देगा ड्रॉई को डेबिट कर देगा और पैसा दे देगा बैंक को फुल अमाउंट देना पड़ेगा, नॉट द डिस्काउंटेड अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोटरी के लिए सेम बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन जैसा ही रहेगा, नोटरी के पास जाएगा बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा, रिकवर करेगा किससे, रिकवर करेगा ड्रॉर से, एंड ड्रॉर कैन रिकवर फ्रॉम ड्रॉई, है ना, ड्रॉर कैन रिकवर फ्रॉम ड्रॉई। एंड लास्ट केस इज एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोर्समेंट में आप ट्रांसफर कर देते हो, ड्रॉर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर देता है किसी और पार्टी को, ताकि वो अपना ड्यूज को सेटलमेंट कर सके, ठीक है, अपना बिल्स को सेटलमेंट कर सके। तो जैसे बिल्स इंडोर्स होता है तो बहुत सिमिलर है, आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन से भी रिलेट कर सकते हो। आप जब भेज रहे हो तो किसको दे रहे हो, आप इंडोर्सर हो जाते हो, और जिसे भेज रहे हो वो इंडोर्सी हो जाता है, तो इंडोर्सी डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऑनर हो गया तो सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल टू कैश आ जाएगा, बट ड्रॉअर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। अगर डिसऑनर हो जाए तो आपको इंडोर्सी को वापस से पैसा देना पड़ेगा, तो इंडोर्सी को आप क्रेडिट कर देते हो, और डेबिट किसको करोगे, ड्रॉई को, एंड ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल टू ड्रॉअर तो आएगा ही। एंड इसमें अगेन नोटरी पब्लिक में वाले केस में क्या होगा, जो इंडोर्सी यहाँ पे आई विटनेस है, तो ये जाएगा नोटरी के पास, नोटरी को नोटिंग चार्जेस पे करेगा, है ना, और ये रिकवर करेगा ड्रॉर से, इंडोर्सी विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉर एंड ड्रॉर विल अगेन रिकवर फ्रॉम ड्रॉई, ठीक है। हमने यहाँ तक अभी तक डिस्कशन करा है, और हमने काफ़ी आगे ऑलरेडी चैप्टर में हम बढ़ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब ये बेस्ट टाइम है कि हम आपको ICAI का स्टडी मटेरियल भी दिखा दें। ICAI का स्टडी मटेरियल भी मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट,
होप यू कैन सी माई स्क्रीन। राइट, सो हमने मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग कवर कर लिया है, ये फीचर्स भी कर लिया है कवर। ठीक है, हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा बनता है वो भी हमने दिखा दिया था। राइट, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसका मैंने चार्ट बनवा दिया है। प्रॉमिसरी नोट दैट इज़ पेंडिंग, ये हम बाद में देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट वाला पूरा सेक्शन है ना। डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट भी मैं इसलिए बीच में प्रॉमिसरी नोट को नहीं ला रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले अच्छे तरीके से पकड़ में ले आते हैं, फिर प्रॉमिसरी नोट को देखेंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। उसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। रिकॉर्डिंग कैसे होता है, एंट्री सिमिलर होता है, इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर आप पढ़ लोगे तो प्रॉमिसरी नोट का भी आपको एंट्रीज आ जाएगा। तो ये एंट्रीज कुछ बेसिक एंट्रीज हो गया, ये सब हमने एंट्रीज वगैरह कवर कर लिया है। हमने 4 डिफरेंट केस में काफ़ी क्लियर कट में एक अच्छा सा चार्ट बनाकर देख लिया है, तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा। एंट्रीज हमने देख लिया है। अब टर्म ऑफ बिल हमने आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट भी देख लिया है, आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट। एक्सपायरी ड्यू डेट भी कैलकुलेट करना देख लिया, और ग्रेस डेज भी आपको लीगल ड्यू डेट निकालने के लिए 3 ग्रेस डेज भी हमने देख लिया है। राइट, मैच्योरिटी ऑन डिमांड एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days टू एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट ऑफ बिल्स इज कॉल्ड मेच्योरिटी डेट। जो आपका डेट आता है उसको मेच्योरिटी डेट बोलते हैं या एक्सपायरी डेट बोलते हैं, हमने इतना तक तो सीखा है। द मेच्योरिटी ऑफ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज is the date at which it falls due. Every promissory note or bills of exchange get matured on the 3rd day after the date on which it is expressed to be payable. ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट से आप 3 days ऐड करते हो, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेसेबल टू बी पेबल। देखो 3 days ऐड करने के बाद आएगा अब 3 days। सो एक्सेप्ट कब आपको देखना है, 3 days नहीं ऐड करना है। किस केस में आपको 3 days नहीं ऐड करना है, अगर आपका डिमांड है, एट साइट है और ऑन प्रेजेंटमेंट है, मतलब ये तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है कि आपका ऑन डिमांड है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा हुआ है कि आपको पैसा ऑन डिमांड देना है, इन दैट केस आप ऐसा नहीं कि फिर आप जब डिमांड करा उसके 3 दिन के बाद दोगे, नहीं। तो अगर ऑन डिमांड है, एट साइट है और ऑन प्रेजेंटमेंट है, ऑन प्रेजेंटमेंट जब आप प्रेजेंट करोगे, एट साइट है मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर आपको प्रेजेंट करना है, और अगर आपका ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड मतलब जब ड्रॉअर पैसा मांग ले, जब ड्रॉई को फ़ोन करके बोल दे आज मुझे पैसा चाहिए। तो तीनों का लगभग सिमिलर मीनिंग है कि आप रियल टाइम बेसिस पे कभी भी मांग सकते हो पैसा। तो इस केस में आप 3 days नहीं ऐड करोगे, क्वाइट लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप फिर वो ऑन डिमांड होगा ही नहीं। अगर आप 3 days ऐड करने लग जाओगे तो वो ऑन डिमांड हुआ ही नहीं ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑन डिमांड है तो ऑन डिमांड मतलब उसी दिन जिस दिन डिमांड हुआ है। बिल एट साइट आपको कब से देखना है, ड्रॉअल के डेट से देखना है, एट साइट में एक्सेप्टेंस के डेट से देखना है ना, और यहाँ पे ड्रॉअल के डेट से देखना है आफ्टर डेट में। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे है तो क्या होगा, अनफॉर्सिन और इमरजेंसी हॉलीडे है तो क्या होगा, ये सारे केसेस दिए हुए जो हमने ऑलरेडी कर लिए। नोटिंग चार्जेस भी हमने कर लिए हैं। राइट, नोटिंग चार्जेस का क्या एंट्रीज डलेगा हर एक सिनेरियोज में हमने देख लिया है ना। नोटिंग चार्जेस का क्या एंट्रीज होगा वो भी हमने हर एक सिनेरियो में दिया है। अब आता है नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रीन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रीन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम यहाँ से रीडिंग करेंगे, मैं इसका आपको फिर नोट्स लिखवा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से रीड आउट करते फिर इसका नोट्स लिखा कर दूंगा फॉर श्योर। क्या होता है, समटाइम्स द एक्सेप्टर कौन हुआ, एक्सेप्टर हुआ ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई इज अनेबल टू पे द अमाउंट एंड ही हिमसेल्फ मूव्स दैट ही शुड बी गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम and in consideration agrees to bear interest for the extended time period calculated from the date of renewal till the date of expected settlement, है ना। In such a case a new bills will be drawn and the old bill will be cancelled. If this happens interest should be passed for cancellation of old bill। ठीक है,
कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल का एंट्री पास करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली डन एज ऑलरेडी एक्सेप्ट फॉर डिसऑनर। आपका कैंसिलेशन का जो एंट्री होगा वो एज इट इज जो डिसऑनर के लिए जो एंट्री पास करते हो वैसा आपको पास करना पड़ेगा। व्हेन बिल्स इज received when new bills is received, entries for receipt of bill will be repeated. The amount of new bill may represent any of the following। जो नया बिल बनेगा उसका क्या अमाउंट हो सकता है, तो पहले आप समझो रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ। रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ये हुआ कि जब ड्यू डेट आया, चाहे ड्यू डेट आने वाला है, ड्यू डेट आ गया है जब या आने वाला है, तो जो ड्रॉई है, ड्रॉई को लगा कि मैं तो पैसा दे नहीं पाऊंगा, ड्रॉई को लगा कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, वो पहुंच जाएगा किसके पास, वो पहुंच जाएगा ड्रॉअर के पास और उसे रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉअर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जी चलो मुझे 1 महीने का और टाइम दे दो, 1 महीने का और टाइम दे दो, मुझे पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा इस डेट को, 1 महीने का और टाइम दे दो, बल्कि आप ये कर लेना जो भी आप एक्सटेंडेड टाइम मुझे दे रहे हो उसका आप इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है, जितना भी आप एक्सटेंडेड टाइम मुझे दोगे उसका आप इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, अगर ड्रॉअर मान जाता है, अगर ड्रॉअर मान जाता है तो जो पुराना बिल होगा, पुराना बिल, क्योंकि उसका ड्यू डेट पे तो पैसा मिलेगा नहीं, तो पुराना बिल को आपको पहले कैंसिल करना पड़ता है, पुराना बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे होगा बिल, आपको एज इट इज डिसऑनर का एंट्री पास करना है, एज इट इज डिसऑनर का एंट्री पास करना है, और फिर नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जैसे का जो एंट्री डालते हो वो एंट्री डालोगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखना कि आपने एक ओल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसमें आपको लेना था 10,000 रुपया, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के लिए यूजुअली एंट्री क्या पास करते हो आप, पास करोगे, ड्रॉअर पास करेगा ड्रॉई टू बी आर, है ना, ड्रॉई टू बी आर एक एंट्री पास कर देगा, मान लो ये 10,000 हो जाएगा ऑफकोर्स। अब नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ का एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ का नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है। तो इसमें एंट्री क्या पास करते हो आप बनाओगे बी आर टू ड्रॉई कर दोगे वापस। बट इसमें अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, क्या ये 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा या कुछ और अमाउंट आएगा। मैंने क्या बोला कि आप जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा, एक्सटेंडेड पीरियड होगा उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन देगा, ड्रॉई देगा ड्रॉअर को, क्योंकि वो लेट पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, लेट पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब या ये हो सकता है, यहाँ पे मैं साथ में ऐसे ही मटीरियल में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। When the drawee pays nothing, the total amount of original bill as well as interest for the extended time period, मतलब क्या हुआ कि आपका 10,000 पे मान लो बनता है इंटरेस्ट, बनता है इंटरेस्ट 500 रुपये का, 10,000 पे 500 रुपये का 1 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो या तो ये होगा कि आप फ्रंट पेमेंट कर दें, मतलब जब आपका रिन्यू हो रहा है, जब आपका बिल रिन्यू हो रहा है उसी टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट हाथों हाथ साइड में सेटलमेंट कर दें, तो आपका जो रिन्यू होगा बिल्स वो 10,000 का 10,000 से होगा। बट अगर आपका कुछ भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं होता है तो आपको जो रिन्यू करना पड़ेगा तो ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट, ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट अगर कोई भी अमाउंट ड्रॉई नहीं पे करता है, ठीक है, अगर ड्रॉई पेज द इंटरेस्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, अगर पे कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का आप अमाउंट चढ़ाओगे। तो 10,000 का अमाउंट क्या हो गया, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल बिल्स का अमाउंट आप चढ़ा दोगे। और वेन ड्रॉइज मेक पार्ट पेमेंट ऑफ ओरिजिनल बिल और इंटरेस्ट और बोथ, मतलब 10,500 आपका कुछ बन रहा था, इसमें से कुछ पेमेंट कर देता है, मान लो 3,000 का पेमेंट कर देता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है ना, 7,500 का आप नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लो। तो इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं था, बट हाँ आपको ये समझ में आ गया कि तीनों में से कुछ भी एक सिनेरियो हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो इसका फटाफट नोट्स बना लेते हैं, इसका फटाफट नोट्स बना लेते हैं, इसको नाम देंगे स्पेशल सिनेरियोज, है ना,
पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, रीन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं इसको प्यार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, when drawer is unable to pay amount on due date, see he approaches to drawer for additional टाइम पीरियड, है ना, एडिशनल टाइम पीरियड। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकता है, राइट, दो सिनेरियो हो सकता है, ड्रॉवर अग्रीज, ड्रॉवर डिसअग्री, है ना। अगर ड्रॉवर डिसअग्री हो गया तो ओरिजिनल बिल इज वैलिड और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर पेमेंट नहीं होगा तो ड्रॉअर के पास राइट टू लीगल एक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल बिल विल रिमेन वैलिड। बट अगर ड्रॉअर अग्री कर जाता है, ड्रॉअर अग्री कर जाता है, देन ओरिजिनल bill will be cancelled and new bills will be drawn, ठीक है। ओरिजिनल बिल आप कैंसिल करोगे, एंट्री सिमिलर टू डिसऑनर, ठीक है। तो ड्रॉअर के बुक्स में क्या हो जाएगा, यूजुअली, एंड ड्रॉई के बुक्स में यूजुअली क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में ड्रॉअर के बुक्स में क्या हो जाएगा, डिसऑनर का एंट्री, ड्रॉई बी आर, मैं प्यार से बी आर लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में बी आर नहीं यूज़ करोगे, और ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स, बीपी भी लिख सकते था, बिल्स पेबल टू ड्रॉअर, है ना, ये एंट्री पास करेगा। एंट्री सिमिलर टू डिसऑनर, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉन, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करोगे, है ना, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेगा ड्रॉअर एंड ड्रॉई, वो भी हमने देखा हुआ है, जस्ट रिवीजन यहाँ पे रिवीजन क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, बी आर बनाना है, तो बी आर आपने बनाया, टू ड्रॉई कर दिया, और ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री जाएगा, ड्रॉअर टू बीपी, ड्रॉअर टू बीपी, ठीक है। ये आपका बेसिक एंट्री चला जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट पेड अपफ्रंट, then amount in
बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल्स टू अमाउंट इन ओरिजिनल इसको एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, सिनेरियो नहीं बनाते हैं, इसको मैं फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला बना देता हूँ। ठीक है, इसका मैं एक कॉमन फॉर्मूला बना देता हूँ ताकि आप लोग को और इजी हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यू बी ओ इज इक्वल्स टू, यहाँ तक देखेंगे, देखो एक क्या आएगा, ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्जेस माइनस अमाउंट पेड अप फ्रंट, जो भी आपने अप फ्रंट अमाउंट पे कर दिया तो वो रिड्यूस करके आपका आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका। तो आपको देखो ऐसे लग रहा होगा कि जो आपका आईसीआई का मटेरियल में उससे ज़्यादा मैंने कुछ लिखा दिया। द आंसर इज नो। हमने डिकोडिंग करा है, जो कॉन्सेप्ट था डिकोडिंग करा है। शायद आप थ्योरेटिकल पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, हमने उसको डिकोड कर लिया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा, उसका एंट्रीज भी इंक्लूड कर लिया है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, 3 सिनेरियो को हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाकर भी लिख लिया है। तो नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं होता है हमेशा कि आपको अगर 5 लाइन में आपका बुक्स में दिया हुआ है तो उसको 2 लाइन में करना है। द आंसर इज नो। आपको डिकोड करके ऐसे फॉर्म में लेकर आना है जो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे, लॉन्ग टर्म में आपको समझ आए, राइट। So our next concept is राइट। तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो जैसे रिन्यूअल था वैसे जस्ट अपोजिट रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है जस्ट अपोजिट। होगा क्या, मान लो जो ड्रॉई है उसके पास मान लो पैसा पहले अरेंज हो जाता है। ड्रॉई है उसके पास पैसा पहले अरेंज हो जाता है, तो वो ड्रॉअर को अप्रोच करेगा, बोलेगा कि क्या तुम पहले पैसा लेना चाहते हो, क्या ड्यू डेट से क्या तुम पहले पैसा लेना चाहते हो। तो अगर ड्रॉअर बोलेगा हाँ, नॉर्मली तो बोलेगा, बहुत खुश होगा कि हाँ पहले पैसा दे दो, किसको पैसा पसंद नहीं है ना। तो वो बोलेगा हाँ मुझे पैसा दे दो। बट ड्रॉई क्या बोलेगा, ड्रॉई ये बोलेगा अगर पहले पैसा लोगे तो मेरा एक शर्त है, मुझे कुछ रिबेट दो, मतलब जो पैसा तुम ड्यू डेट में मेरे से लेते उतना पैसा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले पैसा दे रहा हूं तो मैं कुछ कम दूंगा। उतने दिनों का इंटरेस्ट मैं डिडक्ट करके तुम्हें दूंगा, राइट। तो इसका थ्योरेटिकल पढ़ते ऐसे इसका भी नोट्स बना लेंगे। We have seen that the renewal of bills of exchange is made when a person does not have sufficient fund to pay. रिन्यूअल तब आप करते हो जब ड्रॉय के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द ड्यू डेट एंड ही रिक्वायर्स फर्दर पीरियड ऑफ क्रेडिट। तो ये तो हो गया रिन्यूअल का। मेनी अ टाइम्स इंस्टेंसेस डू अराइज, बहुत बारी आपको ऐसा इंस्टेंस अराइज होगा व्हेन एक्सेप्टर हैज स्पेयर फंड्स, जहाँ पे एक्सेप्टर के पास फालतू के फंड्स पड़े रहेंगे मच बिफोर मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाई बीम। तो जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, उसके पास फालतू के फंड पड़े हुए हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस ही अप्रोचेज द payee of the bills of exchange and asks him whether the payee is prepared to accept cash before maturity. In such cases, acceptor gets a certain rebate or interest or discount for premature payment. The rebate becomes the income of the acceptor and expense for the payee. It is consideration for the premature payment. तो जैसे ड्रॉअर क्या करता है, चार्ज करता है फॉर द लेट पेमेंट, वैसे ही अर्ली पेमेंट के लिए कौन चार्ज करेगा, ड्रॉई चार्ज करेगा। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फटाफट नोट्स बना लेते सिमिलर।
स्पेशल केस 2 हो जाएगा रिटायरमेंट ऑफ होम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, when employee has sufficient fund before maturity date, है ना, sufficient fund before maturity date, he may approach whom? He may approach drawer. Spelling is gone. He may drawer or pay for early अब इसमें क्या होगा, इसमें पेई लिख देता हूं, पेई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, यस या तो नो। ठीक है, यस होगा या तो नो होगा। अगर नो होता है, बिल्स गेट्स सेटल्ड ऑन ड्यू डेट, है ना। अगर नहीं होगा तो, अगर यस होता है, तो यस होगा तो बिल्स गेट्स सेटल्ड बिफोर बिल्स गेट सेटल्ड बिफोर ड्यू डेट। क्या एंट्री पास होगा, ड्रॉअर एंड ट्रॉय के बुक्स में? ड्रॉअर के बुक में क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल को ख़त्म करेगा वो, तो 2 BR करेगा, और ये बिल्स पेबल को ख़त्म करेगा, तो ये BP को डेबिट करेगा, ये ओरिजिनल अमाउंट से डेबिट का क्रेडिट होगा, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, अब ड्रॉअर को पैसा चाहे पेई को पैसा कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा? ऑफ कोर्स कम मिलेगा, क्योंकि पैसा ले रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा। और क्या इसमें हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज आपका एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट, है ना, इंटरेस्ट चार्ज आपका डेबिट हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यही इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम, है ना, और इसे पैसा पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री भी ड्राफ्ट कर लिया फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए हमने एंट्री भी देख लिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, नाउ वी कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, अभी तक हमने वी आर ऑन 9th पेज ऑफ ICI स्टडी मटेरियल, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2 पेजेस अभी तक कवर नहीं करे हैं, तो ऑलमोस्ट हमने 7 पेजेस कवर करे हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट मच, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 7 पेजेस आउट ऑफ 31 स्टिल वेरी लेस, बट क्योंकि हम इलस्ट्रेशन जैसे जैसे करेंगे ना, काफ़ी सारे पेजेस आपके कवर होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस सुजाता रिसीव्स 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम मिस अरुणा से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है 2 महीनों के लिए। ठीक है, अरुणा से एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है 2 महीनों के लिए। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। ठीक है, ओके, दोनों बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 महीनों के लिए है और 1 जनवरी का है। द सेकेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3rd जनवरी 2020। ठीक है, 3rd जनवरी 2020 को जो सेकेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 15,000 वाला, वो इंडोर्समेंट कर देती है।
इंडोर्समेंट कर देती है, एंड द फर्स्ट बिल्स इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक। तो हमारा दो सिनेरियो, बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक और इंडोर्समेंट वाला आपका केस यहाँ पे कवर हुआ है। फॉर 10,000 में आपने 10,200 का बिल आपने 10,000 में भजा लिया बैंक से। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। मिस सुजाता के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो बिल्स रिसीव होगा 10,200 और 15,000 का। उस केस में आपको पहले तो एंट्री पास करना है, ठीक है। एंट्री पास करना है तो आपका क्या हो गया, अरुणा से रिसीव हो रहा है, तो अरुणा को आप कर दोगे क्रेडिट, डेबिट करोगे बिल्स रिसीवेबल 10,200 प्लस आपका 15,000 प्लस 10,200 25,200 से आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे मिस अरुणा को, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 3 जनवरी को एंडोर्समेंट हो रहा है। 3 जनवरी को आप ट्रांसफर कर रहे हो। 3 जनवरी को किसको ट्रांसफर कर रहे हो, श्री को ट्रांसफर कर रहे हो। 15,000 वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज श्री को ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, श्री को क्या कर दोगे, श्री को डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो इंडोर्सी है, ठीक है, इंडोर्सी है, उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे। तो श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा जो 10,200 वाला आपने क्या करा, आपने बैंक से भजा लिया है। तो जब बैंक से आप भजाते हो तो आपने क्या एंट्री पास करना होता है, ध्यान से समझना। आपको पैसा आता है, कितना डिस्काउंटेड अमाउंट आएगा, कितना मिला इस केस में 10,000। 200 रुपये आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, और 2 क्या हो जाएगा, BR बिल्स रिसीवेबल 10,200, सिंपल एंट्री, ठीक है। तो यही एंट्री, बैंक, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल्स रिसीवेबल 10,200 एंड 10,200, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 को विजय ने कुछ गुड्स सोल्ड करा है टू प्रीतम फॉर 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, ठीक है। प्रीतम ने एक 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड द बिल्स टू बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने का फ्रेश पीरियड मांग रहा है, ठीक है। 2 महीने का ड्यू डेट पे वो फ्रेश पीरियड मांग रहा है, और उसने क्या बोला, 9% पर एनम का मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी दे दूंगा। 9% पर एनम का तुम्हें मैं इंटरेस्ट भी दे दूंगा। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन डेट, गिव्स द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीतम एंड विजय। जर्नल एंट्री आपको पास करना है इन द बुक्स ऑफ प्रीतम एंड विजय। तो पहले तो क्या, आपने सामान बेचा है तो उसके लिए क्या करते हो, डेटर्स टू सेल्स। आपने 1,06,000 तो प्रीतम टू सेल्स आपने पास कर दिया। अब इससे आपको बिल्स रिसीवेबल मिल गया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आप पहले किसके बुक्स में पास कर रहे हो, विजय के बुक्स में, ड्रॉअर के बुक्स में पास कर रहे हो, है ना, ड्रॉअर के बुक्स में। तो आप क्या करोगे, सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम। आपने कहा राइट टू रिसीव ट्रांसफर कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। राइट टू रिसीव आपने ट्रांसफर कर दिया। अब हो क्या रहा है, अब आपको क्या हो रहा है, आपको 2 महीने का आपको एक्सटेंडेड पीरियड देना है। 2 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड देना है। तो जब भी आप एक्सटेंडेड पीरियड दोगे तो ओरिजिनल को पहले तो कैंसिल करो। ओरिजिनल को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये एंट्री को रिवर्स करना है, डिसऑनर जैसे ये एंट्री को रिवर्स करना है। तो क्या करोगे, प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल आपने 1,06,000 डाल दिया, ठीक है, प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल। अब आप बनाओगे नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाओगे, तो आपको ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कोई अमाउंट अगर आप फ्रंट पेमेंट होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो आपको इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो इमीडिएटली कैश में पे हो रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएटली कैश में पे हो रहा है। तो आपको 1,06,000 इंटू 9%, 2 महीने का है तो 2/12, ठीक है, 2/12। तो आपको इतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए इंटरेस्ट का एक एंट्री डालना पड़ेगा। इंटरेस्ट विजय के लिए क्या हो जाएगा, विजय के लिए एक इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, और प्रीतम के लिए क्या हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, है ना, प्रीतम के लिए वो खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1,06,000 पे आप 1.5% से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 1590 का अमाउंट आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो,
आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। तो आपको पेमेंट मिल रहा है कैश में, पेमेंट मिल रहा है कैश में, तो आप सीधा कैश टू इंटरेस्ट भी डाल सकते थे। यहाँ पे पहले क्या कर दिया, प्रीतम को डेबिट कर दिया और फिर कैश में कलेक्ट कराया, तो ये ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैश टू इंटरेस्ट एक एंट्री डाल देते 1590 का, और ये एंट्री क्या करते, बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम, सीधा 1,06,000 का बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम कर देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली कैश में आपको रिसीव हो गया है, इमीडिएटली कैश में रिसीव हो गया है। तो बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम आप ये एक एंट्री डाल देते हैं, तो ये एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैश टू इंटरेस्ट कर देते, आपके प्रीतम के अकाउंट में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली पे कर रहा है। ठीक है, प्रीतम के अकाउंट में चढ़ाने की जरूरत नहीं, कैश टू इंटरेस्ट। ठीक है, आपको पैसा आ गया। दूसरा, जो नया बिल्स बनाओगे तो बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000, ड्यू डेट में आपको पैसा मिल जाएगा। कैश अकाउंट से पैसा आ गया 1,06,000 रुपये, और टू बिल्स रिसीवेबल। इसका जस्ट उल्टा एंट्रीज क्या हो जाएगा, प्रीतम के अकाउंट में चला जाएगा। पहले तो परचेज का एंट्री चला जाएगा, परचेज टू विजय। ठीक है, बिल्स क्रिएट करोगे, फिर बिल्स पेबल का एंट्री डाल दिए, विजय टू बिल्स पेबल। ठीक है, फिर आप कैंसिल करोगे तो बिल्स पेबल को डेबिट करोगे, विजय को क्रेडिट करोगे, कैंसिल करोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एंट्री डाल सकते थे, इंटरेस्ट टू कैश डोंट कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्ट टू कैश 1590 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एंट्री क्या डाल सकते हो, विजय डेबिट 1,06,000 टू बीपी बिल्स पेबल 1,06,000, जो सिमिलर ऊपर में, क्योंकि इमीडिएटली आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो उधारी वाले खाते में चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ड्यू डेट में क्या हो जाएगा, आप पेमेंट कर दोगे, बीपी को डेबिट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे 1,06,000 रुपये। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल कंटिन्यू विथ इलस्ट्रेशन नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सूरज झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ।